कल्पना कीजिए कि मानव शरीर बस एक मशीन है, एक बहुत ही जटिल जैविक मशीन। हम जानते हैं कि ये चलती है, सोचती है, महसूस करती है, पर एक सवाल है जो शायद हम उतना नहीं पूछते। क्या? कि ये मशीन बनाई किस लिए गई है? इसका असली मकसद क्या है? सही सवाल है। आज हमारे पास भौमिक की एक नई किताब सोलेंज कॉस्मिक ब्रेथ एंड त्रिशूल अलाइनमेंट के कुछ हिस्से हैं, और ये किताब इसी सवाल का एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला जवाब देने की कोशिश करती है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल। किताब कहती है कि मानव शरीर एक रिसीवर है, पर सवाल ये है कि ये किस सिग्नल को पकड़ने के लिए बना है और इसे ट्यून कैसे किया जाए। तो चलिए इस किताब के दिए ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी मशीन को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पावर, ऊर्जा। हाँ, और किताब की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन एक बहुत ही अजीब से फॉर्मूला के साथ। कौन सा फॉर्मूला? ये कहती है श्वास यानी प्राण प्लस कंपन प्लस नक्षत्रीय आवृत्ति। श्वास बराबर प्राण, कंपन और नक्षत्रीय आवृत्ति। हाँ, ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दावा भी है। कैसे? देखिए, प्राण और कंपन ये तो फिर भी समझ में आता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इनकी बात करती हैं, लेकिन नक्षत्रीय आवृत्ति मतलब सितारों की फ्रीक्वेंसी, पारंपरिक विज्ञान तो इसे सिरे से खारिज कर देगा। तो ये समझना जरूरी है कि किताब इसे एक वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभवात्मक सच्चाई के रूप में पेश कर रही है। मतलब ये कहना कि हमारी हर सांस में सिर्फ हवा नहीं, बल्कि सितारों से कोई खास जानकारी या ऊर्जा भी आ रही है। बिल्कुल। लेखक के मुताबिक हर सांस अंदर लेना मतलब इनहेल, वो असल में यूनिवर्सल डेटा इन है। अच्छा, और हर सांस बाहर छोड़ना एक्सेल, वो डेटा रीसेट है। डेटा रीसेट। हाँ, ये योग की प्राण की अवधारणा से एक कदम आगे है। योग में प्राण जीवन शक्ति है, लेकिन यहाँ इसे एक डेटा पैकेट की तरह देखा जा रहा है। एक डेटा पैकेट, ये तो बहुत ही मॉडर्न डिजिटल एनालॉग है। हाँ, एक प्राचीन विचार पर लागू किया गया है। तो इस मशीन का पावर सोर्स है हमारी सांस, जो लगातार यूनिवर्स से डेटा डाउनलोड कर रही है। ठीक है, तो मशीन में पावर आ गई, डेटा भी आ रहा है, लेकिन इस पावर और डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए होगा। यहीं पर किताब त्रिशूल की बात करती है, जिसे वो मानव ऊर्जा कोड कहती है। हाँ, और सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये कि इसमें 3 नहीं 4 धाराएं हैं। 4? एक मिनट, ये तो पूरी समझ को ही बदल देता है। मैं हमेशा त्रिशूल को शिव के 3 गुणों से जोड़ती आई हूँ, सृजन, संरक्षण, विनाश। सही है। ये चौथी धारा कहाँ से आई? यही इस मॉडल का सबसे अनोखा हिस्सा है। लेखक के मुताबिक पहली धारा सूर्य प्राण हमारी लॉजिक फ्रीक्वेंसी है। लॉजिक फ्रीक्वेंसी मतलब हमारा विश्लेषण, हमारी गणना करने की क्षमता। बिल्कुल। दूसरी धारा चंद्र प्राण हमारी इंट्यूटिव फ्रीक्वेंसी है, हमारी रचनात्मकता, हमारे मन की आवाज। हाँ, और तीसरी अग्नि प्राण हमारी अवेयरनेस फ्रीक्वेंसी है, यानी वर्तमान में होने का एहसास, सजगता। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण है, और चौथी धारा जो इन सबको एक साथ लाती है, वो है सुषुम्ना स्तंभ। सुषुम्ना स्तंभ। और किताब में इसके लिए कुछ बहुत तकनीकी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे जीरो लॉस कॉस्मिक चैनल या स्पाइनल एंटेना। हाँ, स्पाइनल एंटेना। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक परफेक्ट चैनल। कल्पना कीजिए, आपके पास एक पानी का पाइप है जिसमें कोई लीकेज नहीं है। ओके। या एक बिजली का तार है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ऊर्जा का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। अच्छा। लेखक का तर्क है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों और नसों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसा ही जीरो लॉस चैनल है, एक सुपर कंडक्टर एंटीना, जो सूर्य, चंद्र और अग्नि की ऊर्जाओं को बिना किसी नुकसान के एक साथ लाता है और प्रसारित करता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ ऊर्जा धाराओं की बात नहीं है, ये तो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड है। आपने बिल्कुल सही समझा। किताब ये कह रही है कि हम में से ज्यादातर लोग या तो सिर्फ लॉजिक मोड में काम कर रहे हैं या इंट्यूशन मोड में। हाँ, अलग अलग। लेकिन ये सिस्टम इन सबको एक साथ लाने का एक ब्लूप्रिंट दे रहा है, ताकि हमारा प्रोसेसर पूरी क्षमता से काम कर सके। एक एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है।
किताब कहती है कि जब तक ये तीनों धाराएं अलग अलग काम कर रही हैं, हम अपनी क्षमता का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास पावर सोर्स है जो है श्वास, और हमारे पास एक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यानी त्रिशूल। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। ये ऊर्जा और जानकारी, ये शरीर में जाती कहाँ है? किताब कहती है कि शरीर में 108 ऊर्जा द्वार है। ये 108 का अंक तो बहुत सुना है, लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ इसे एक बहुत ही व्यवस्थित नेटवर्क या कह लीजिए एक सर्किट बोर्ड की तरह समझाया गया है। सर्किट बोर्ड? हाँ, ये 108 गेट्स ऐसे ही बिखरे हुए नहीं हैं, इन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन से? 12 प्राथमिक द्वार यानी प्राइमरी गेट्स, जो शायद मुख्य प्रोसेसर या जंक्शन बॉक्स की तरह हैं। ओके, 12 प्राइमरी। फिर हैं 36 प्रमुख द्वार, मेजर गेट्स, जो इन मुख्य केंद्रों से जुड़े सब स्टेशंस हैं। ठीक है। और आखिर में 60 सूक्ष्म द्वार, सटल गेट्स, जो इस ऊर्जा को शरीर की मतलब हर कोशिका तक पहुंचाने वाले छोटे छोटे तार हैं। ये सब मिलकर एक पूरा आंतरिक इंटरनेट बनाते हैं। एक आंतरिक इंटरनेट, वाह। ठीक है, तो शरीर में 108 गेट्स का एक पूरा नेटवर्क है, लेकिन ये करते क्या हैं? क्या ये सिर्फ ऑन ऑफ स्विच है? नहीं, किताब के मुताबिक इनके 4 बड़े काम हैं। 4 काम? हाँ, पहला ये रिसीवर हैं, जैसे हमारे फोन में एंटेना होता है जो ब्रह्मांडीय डेटा को पकड़ते हैं। ठीक है, रिसीवर। दूसरा ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह है, जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं ताकि सिस्टम ओवरलोड ना हो। अच्छा, ये भी जरूरी है। हाँ। तीसरा ये हमारी चेतना का दायरा बढ़ाते हैं, जैसे कैमरे का जूम लेंस होता है ना। हाँ। जिससे हम चीजों को ज्यादा गहराई से देख और समझ पाते हैं। और चौथा, जो सबसे अनोखा है, ये शरीर को ब्रह्मांड के किसी खास रेडियो स्टेशन पर ट्यून करते हैं। रेडियो स्टेशन? जैसे कि कोई तारा? इसे ही किताब में नक्षत्रीय अनुनाद या स्टेलर रेजोनेंस कहा गया है। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक एहसास नहीं है। हाँ, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट काम करने वाली प्रणाली है। बिल्कुल। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर कोई सोच रहा होगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सिस्टम को एक्टिवेट कैसे किया जाए? इन 108 द्वारों को ऑन कैसे करें? क्या इसके लिए सालों तक पहाड़ों में बैठना होगा? किताब के हिसाब से बिल्कुल नहीं। यहीं पर यह मॉडल ज्यादातर पारंपरिक रास्तों से अलग हो जाता है। कोई जटिल क्रिया या बाहरी साधना नहीं, एक सीधा फॉर्मूला दिया गया है। क्या है वो फॉर्मूला? सूर्यधारा प्लस चंद्रधारा प्लस अग्निधारा सुषुम्ना स्तंभ में प्रवाहित होती हैं और उससे 108 द्वार सक्रिय होते हैं। मतलब जब तर्क, अंतर्ज्ञान और जागरूकता, ये तीनों ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस स्पाइनल एंटेना से गुजरती हैं, हाँ, तो ये पूरे 108 गेट्स के नेटवर्क को रोशन कर देती हैं। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को त्रिशूल अलाइनमेंट का नाम दिया गया है। त्रिशूल अलाइनमेंट? हाँ, और इसके जो परिणाम बताए गए हैं वे भी बहुत ठोस हैं। जैसे पुरानी यादों का खुलना, जिसे मेमोरी अनलॉक कहा गया है। मेमोरी अनलॉक मतलब दबी हुई यादें? हाँ, और चीजों को सतह के पार देखने की क्षमता, यानी आंतरिक दृष्टि, गहरी शांति का अनुभव। और एक चीज का और जिक्र है, वो है रीढ़ में अनुनाद, स्पाइन रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है? क्या पीठ में दर्द होता है? नहीं, दर्द नहीं। किताब इसे एक बहुत ही सूक्ष्म सुखद कंपन की तरह बताती है। कंपन? हाँ, जैसे जब आप किसी संगीत कार्यक्रम में स्पीकर के पास खड़े होते हैं और बेस को अपनी छाती में महसूस करते हैं। हाँ, करती हूँ। वैसा ही कुछ, लेकिन ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पैदा होता है। ये एक संकेत है कि आपका स्पाइनल एंटेना अब एक्टिव हो गया है और ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या बताया गया है? स्पष्ट अंतर्ज्ञान, क्लियर इंट्यूशन का अपने आप जाग जाना। मतलब ये कि आपको रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के लिए सोचना नहीं पड़ता। जैसे, क्या मुझे आज छाता ले जाना चाहिए? आपका सिस्टम आपको पहले ही बता देता है। अच्छा। यूनिक ट्रिक। ये बहुत महत्वपूर्ण दावा है, क्योंकि ये कहता है कि ये क्षमता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। ये हमारे सिस्टम का एक छिपा हुआ फीचर है, बस उसे एक्टिवेट करना है। हाँ, उसे बस एक खास तरीके से रीबूट करने की जरूरत है, जिसके लिए किसी बाहरी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। सिस्टम को रीबूट करना ताकि वो बेहतर चले या किसी खास काम के लिए? अगर ये पूरा सर्किट, श्वास, त्रिशूल, 108 द्वार एक मशीन है, तो इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? ये मशीन बनाई क्यों गई है? यहीं पर किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद दावा आता है। बिल्कुल। अब हम उस सतह पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये मशीन किस सिग्नल को पकड़ने के लिए बनी है? हाँ,
जब ये त्रिशूल अलाइनमेंट होता है, जब ब्रह्मांडीय श्वास इस पूरे एक्टिवेटेड सर्किट से गुजरती है, तो एक खास अनुनाद, एक खास वाइब्रेशन पैदा होती है। ओके। लेखक का दावा है कि ये कोई रैंडम वाइब्रेशन नहीं है, ये एक बहुत ही विशिष्ट फ्रीक्वेंसी है। और वो फ्रीक्वेंसी क्या है? वो फ्रीक्वेंसी सीधे ओरियन बेल्ट यानी मृगशिरा नक्षत्र की आवृत्ति से मेल खाती है। ओरियन बेल्ट? हाँ, इसे ओरियन प्राणिक रेजोनेंस का नाम दिया गया है और यही इस किताब का मुख्य रहस्य है, सोलांश ओरियन कोड। ठीक है, ओरियन प्राणिक रेजोनेंस, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। एक आम इंसान के लिए इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या किताब इस कनेक्शन के लिए कोई सबूत या कोई तार्किक आधार देती है, या इसे सिर्फ एक विश्वास की तरह स्वीकार करने को कहती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब कोई वैज्ञानिक डेटा या माप प्रस्तुत नहीं करती। इसका दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुभवात्मक है। अनुभवात्मक? हाँ, ये एक तरह का यूजर मैनुअल है। ये कहती है, ये मशीन है, ये इसके पुर्जे हैं और ये इसे चलाने का तरीका है। आप इसे खुद चलाकर देखें और जो अनुभव हो वही आपका प्रमाण है। मतलब इसका आधार तर्क से ज्यादा अनुभव पर है। बिल्कुल। तो अगर मुझे ये सब किसी को बहुत आसान भाषा में समझाना हो, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी सांस एक पेन ड्राइव की तरह है जिसमें यूनिवर्स का डेटा है, हमारी रीढ़ की हड्डी USB पोर्ट है और हमारा शरीर एक कंप्यूटर है जो खास तौर पर ओरियन से आने वाले सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बना है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो ये पूरी प्रणाली एक जैविक डाउनलोड और कम्युनिकेशन प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो निष्कर्ष ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर सिर्फ ब्रह्मांड का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा उपकरण है जिसे विशेष रूप से ओरियन नक्षत्र की ऊर्जा के साथ संवाद करने के लिए डिजाइन किया गया है। वाह! इस मॉडल में त्रिशूल उसका ऑपरेटिंग कोड है और 108 द्वार वो नेटवर्क हैं जो इस कनेक्शन को संभव बनाते हैं। ये तो इंसान को एक जैविक प्राणी से बदलकर एक ब्रह्मांडीय संचार उपकरण के रूप में देखता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विचार है। ये हमारे अस्तित्व को एक मकसद देता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये सब एक और भी महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? ये किताब दावा करती है कि मानव शरीर ओरायन की आवृत्ति पर ट्यून किया गया एक रिसीवर है ना? हाँ। अगर इस ढांचे को एक पल के लिए सही माने, तो क्या दुनिया की अन्य प्राचीन परंपराएं और आध्यात्मिक प्रणालियां भी इसी मानव उपकरण के लिए अलग-अलग ट्यूनिंग प्रोटोकॉल या कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी का वर्णन करने का प्रयास कर रही थी? मतलब जैसे हम रेडियो पर अलग-अलग स्टेशन ट्यून करते हैं। बिल्कुल। क्या अलग-अलग साधना पद्धतियों को, चाहे वो योग हो, ध्यान हो या कोई और अभ्यास, उसे एक ही यंत्र के लिए अलग-अलग ब्रह्मांडीय स्टेशनों को ट्यून करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है? मतलब शायद एक परंपरा सप्तर्षि उर्सा मेजर से जुड़ने का तरीका बता रही थी, तो दूसरी किसी और नक्षत्र से, और सोलांश का ये सिद्धांत ओरायन से जुड़ने का मैनुअल है। हाँ, ये इस विचार को जन्म देता है कि शायद हम सब एक ही मल्टीबैंड रिसीवर हैं और अलग-अलग संस्कृतियों ने बस अलग-अलग स्टेशन ढूंढ निकाले थे।